हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रो दे दिया था कि वैदिक सभ्यता क्या थी। फिर हमने वैदिक सभ्यता में आर्यों को पढ़ लिया था कि आर्य कौन थे। ठीक है ना, आर्यों के ऊपर हमेशा बहस होती है कि आर्य कौन थे, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, वो सारा मैंने उस वाले लेक्चर में कवर किया है। और और उस लेक्चर में मैंने आपको वैदिक कालीन स्रोत भी पढ़ा दिए थे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों के हमने स्रोत पढ़ा दिए थे। आज हम उन स्रोतों को हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें से जो कुछ स्रोत हैं, जो वैदिक कालीन कुछ स्रोत हैं, वो आपको 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक कालीन स्रोतों को पढ़ लिया था कि वैदिक कालीन स्रोत कौन कौन से थे। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैदिक कालीन स्रोत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले थे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में थे वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर थे ब्राह्मण ग्रंथ, फिर थे अरण्यक और फिर थे उपनिषद। दूसरे नंबर पर वैदिक साहित्य के जो स्रोत थे वो थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भैया गेरुआ रंगी मतभांड, यहाँ पे मतभांड लिखा है, इसकी जगह पर आपको मृदभांड कर लेना है। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं मृदभांड। फिर थे ऋग्वैदिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे, जो गेरुआ रंगी मृदभांड ऋग्वैदिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। फिर तीसरे जो वैदिक कालीन स्रोतों में था, तीसरी हेडिंग जो थी वो थी विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में इलियड, ओडिसी और जैन अवेस्ता, ये तीनों ग्रंथ थे जो विदेशी ग्रंथ थे। इनसे हमें वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है भारत में। ठीक है ना। तो अब हम जो ये हमारे तीनों स्रोत थे, तीनों स्रोतों की हेडिंग थी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये स्रोत थे और किस तरीके से इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। सबसे पहला हमारी हेडिंग थी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी हम पहले पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ये आपको जैसा ही पता होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, या सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व का। ठीक है ना। तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है और ऋग्वेद अकेले से ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। बाकी सारे जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर जो भी हैं, उन सबसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। केवल ऋग्वेद अकेले से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद में क्या है। तो हमारी पहले हेडिंग है वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद। ऋग्वेद यह एक वैदिक साहित्य है जिसे मूल रूप से देवताओं की स्तुति, अब ये वंदना यहाँ पर लिखा हुआ है, स्तुति वंदना की जगह वंदना कर लीजिएगा, स्तुति वंदनाओं हेतु संकलित किया गया था। ऋचा के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 3 पाठ थे, 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे, जिनमें ऋग्वैदिक देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, कशी, समाज इत्यादि का वर्णन है। इसके आधार पर हमको ऋग्वैदिक इतिहास काल की जानकारी प्राप्त होती है। ये ऋग्वेद का हमने इंट्रो देख लिया, ऋग्वेद के बारे में देख लिया कि इसमें 3 पाठ थे, 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे। ठीक है। अब जिनसे हमें ऋग्वैदिक देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक कालीन कृषि की, ऋग्वैदिक कालीन समाज की, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक। तो ये ऋग्वेदिक पर्टिकुलर 3 मार्कर भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है। और ऋग्वेद में थोड़ा सा मैंने मेंस के नोट्स में भी प्री की कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जिनको मैं आपको नीचे पढ़ाने वाला हूँ। मैं मंडल आपको पढ़ाऊँगा कि उसके 10 मंडल, उन 10 मंडलों में है क्या क्या, थोड़ा थोड़ा जो प्री में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं प्रथम मंडल। तो प्रथम मंडल से हमें जुए के खेल की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय मंडल से हमें कृषि क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक कालीन जो कृषि क्रियाएं थी उनकी जानकारी हमें द्वितीय मंडल से प्राप्त होती है। तो तृतीय मंडल जो है, इसमें गायत्री मंत्र है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है ना।
चतुर्थ मंडल जो इसका है ऋग्वेद का, उसमें कृषि अनुष्ठानों की जानकारी है। पांचवा मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें अग्नि व घोड़े की महिमा का वर्णन है, मतलब बताया गया कि अग्नि और घोड़े का क्या महत्व है ऋग्वेदिक आर्यों के जीवन में। ठीक। अब छठवां मंडल जो है, इसमें हरियूपिया शब्द की चर्चा है। ठीक है ना, हड़प्पा और आर्यों की लड़ाई की चर्चा है। अब हम लोगों ने देखा था जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा सभ्यता की पतन के एक कारणों में से था आर्य आक्रमण, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ है। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो एक कारण था जो आकस्मिक पतन के सिद्धांत के अंतर्गत, के हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण की भी चर्चा होती है कि आर्यों के आक्रमण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ऋग्वेद का जो छठवां मंडल है वो हरिपिया। ठीक है ना, आप इसको एक साथ कर लीजिए, हरि और यूपी अलग लिखा है इसमें, इसको आपको कर लेना हरि यूपिया। ठीक है ना, छोटे ऊ की मात्रा लगा के हरूपिया इसका आप लिखना है इसको। तो ठीक है, तो छठवें मंडल से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आर्यों की लड़ाई हुई थी, हड़प्पा और आर्यों की लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, तो हरिपिया शब्द जो है वो छठवें मंडल में है और जो हड़प्पा वासियों के बारे में बताता है, मतलब उनको प्रदर्शित करता है हरिपिया शब्द। फिर सातवां मंडल हम देखते हैं, सातवें मंडल में दसराग युद्ध, एक फेमस युद्ध होता है ऋग्वैदिक काल में, दसराग युद्ध, तो उसकी चर्चा है। और वरुण देव की चर्चा भी सातवें मंडल में है। फिर हम देखते हैं आठवां मंडल, तो आठवें मंडल में अनार्यों की चर्चा है। अनार्य मतलब वो थे जो आर्य संस्कृति से या वैदिक सभ्यता से नहीं माने जाते थे, जो आर्य नहीं थे। ठीक ना, आर्यों को हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्य कौन थे, भारोपी भाषा परिवार के सदस्य थे, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अनार्य वो थे जो आर्य नहीं थे, तो अनार्य थे। ठीक है, फिर नौवां मंडल देखते हैं हम, नौवां मंडल। अब नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल में एक प्रसिद्ध कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता, यहाँ पर VAD वैद लिखा हुआ, आप यहाँ पर उसको कर लेना वैद, वैद जो चिकित्सक होता है, चिकित्सक वाला वैद, उसको वो वाला वैद है ये। तो नौवां मंडल जो है, इस मंडल में यह मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल में एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं, माता अनाज पीसती हैं। ठीक है ना, माता अनाज पीसती है का वर्णन है। तो नौवें मंडल से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी, एक ही परिवार के सदस्य जो थे वो अलग अलग कार्य करते थे। ठीक है ना, जैसे एक लड़का बोलता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद हैं और मेरी माता जी जो है वो अनाज पीसती है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई उसका समाज में क्या था उस समय। फिर दसवां मंडल जो है, मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। तो दसवें मंडल में हमें वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है उस समय वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा मिलती है। इससे पता चलता है कि भारतीयों ने प्राचीन समय में ही सारे विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में समझा था। हमारे कोई भी विचारक पढ़ते हैं, जैसे आप एथिक्स में पढ़ेंगे, थिंकर पढ़ेंगे, तो आप कोई भी थिंकर को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, तो ये लोग, इनकी हमेशा सोच या धारणा या इनकी सिद्धांत हमेशा रहा है कि वैश्विक ग्राम, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का यूज हम आज भी करते हैं, हमारी विदेश नीति में भी हम यह यूज करते हैं कि भाई सब लोग, हम एक परिवार, एक कुटुंब है। तो यह जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, ये दसवें मंडल में यानी ऋग्वेद में पहले ही से ही थी। ठीक है ना, अब दसवें मंडल में हमें सरस्वती वंदना भी मिलती है। सरस्वती जी की जो वंदना है वो दसवें मंडल में मिलती है, और नदियों की स्तुति भी इसी में मिलती है हमें दसवें मंडल में। 21 नदियों की वर्णन है ऋग्वेद में के दसवें मंडल में, 21 नदियों की चर्चा है। अब जो पुरुष सूक्त है, अब पुरुष सूक्त जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दसवें मंडल में, पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। वो आदि पुरुष ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना, तो पुरुष सूक्त ये कहता है कि जो ब्रह्मा जी थे वो आदि पुरुष थे, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और तलवों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा पुरुष सूक्त में ये वर्णन है दसवें मंडल में। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी है। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं। जिसका दूसरा और सातवां मंडल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं गोत्र मंडल बोलते हैं, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने की थी। किसी खास गोत्र का एक ही परिवार था, उसने इनकी रचना की थी। तो क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने की थी, इस प्रकार यहाँ पर गोद लिखा हुआ है, गोद को आप गोत्र कर लीजिएगा। तो गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो ये भी एक फैक्ट हो गया प्री के लिए कि भैया गोत्र शब्द की का उल्लेख सबसे पहले कौन से उसमें वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है,
और ऋग्वेद के पहले 8,910 में, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ऋग्वेद ये इसमें ये लिखा है कि ऋग्वेद के पहले, ठीक है ना, 8वें 9वें 10वें मंडल जो हैं वो परिवर्ती काल के हैं, ठीक है ना। और जो तीसरा मंडल जो है इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। तो ऋग्वेद की जो 8वें 9वें 10वें मंडल हैं, पहले 8वें 9वें 10वें मंडल ये परिवर्ती काल के, मतलब जिसमें पुरुष सूक्त है 10वां मंडल वो परिवर्ती काल का है, कि मतलब बाद में इसको किसी ने लिख दिया है, पहले के उसमें नहीं था, पहले शुरुआती ऋग्वेद में ये नहीं था, ठीक है ना। और जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है और इसी में गायत्री मंत्र है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ऋग्वेद की जो कुछ रचनाओं की रचना, अब ऋग्वेद की जो कुछ ऋचाएँ हैं या कुछ रचनाएँ हैं उनकी रचना की है लोकमुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलिमी तथा कक्षाबत्ती नामक विदुषी स्त्रियों ने की थी, ठीक ना। और जो इसका पाठकर्ता होता है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं। यहाँ पे लिखा है इसके पाठकर्ता को होता कहते हैं। जो होता है इसका पुरोहित कहलाता है। और जो लोक मुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलमी तथा कक्षाबत्ती नामक विदुषी स्त्रियाँ हैं। तो ये भी एक फ्री का फैक्ट है कि उस टाइम पे जो ऋग्वेदी को मतलब रचना करने वाली स्त्रियों के यदि क्वेश्चन आता है कभी प्री में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि लोक मुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलमी तथा कक्षाबत्ती नामक विदुषी स्त्रियाँ भी थी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं हमारा दूसरा वेद जो है वो है सामवेद। तो सामवेद को हम देखेंगे कि यह वैदिक साहित्य गायन से संबंधित रचनाएं हैं। इस वैदिक साहित्य में गायन से संबंधित रचनाएं हैं जिन्हें यज्ञ के दौरान गाया जाता था, ठीक है ना। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र, आलाप, संगीत की प्रारंभिक चर्चा है। इस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल के इतिहास की चर्चा मिलती है। सामवेद मूलतः ऋग्वेद के छंदों को लेकर लिखा गया है। इसमें केवल 75 छंद नए हैं, बाकी अब यहाँ पर जगदीश लिखा है, जगदीश की आपको ऋग्वेद का लेना, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके पाठकर्ता को उदाता बोलते थे, उदात बोलते थे, ठीक है ना। तो जो सामवेद है यह एक वैदिक साहित्य है, ठीक है ना, और ये गायन से संबंधित है। इसमें यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। और एक इसमें सबसे बड़ा इसका फैक्ट है कि ये प्री में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो आप बता सकते हैं कि सामवेद से हुई है। यदि 5 मार्कर में आता है तो आप सामवेद को ये लिख सकते हैं कि भाई, है ना। और ज़्यादातर जो इसके छंद हैं सामवेद के वो ऋग्वेद से लिए गए, केवल 75 छंद जो हैं वो नए लिए गए हैं, ठीक है ना। 75 छंद जो इसमें नए जोड़े गए हैं। फिर हम देखते हैं यजुर्वेद को। अब जो यजुर्वेद है यह कर्म कांडों का संकलन है। यजुर्वेद कर्म कांडों का संकलन है। इसमें यज्ञ, विधि, विधान, मंत्र और तौर तरीकों की चर्चा है, ठीक है ना। यह एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, बाकी सभी वेद पद में हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है इसमें कर्मकांडों का संकलन है, कौन कौन से कर्मकांड होने लगे थे, फिर यज्ञ, विधि, विधान, मंत्र, तौर तरीके कौन कौन से आ गए, तो इन सब की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये भी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ऋग्वैदिक काल में की जानकारी यजुर्वेद से नहीं मिलती है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को अंतिम वेद भी बोलते हैं, और ये अंतिम वेद है। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास आदि मंत्रों का संकलन किया गया है। अब भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति जो है अथर्ववेद से मानी जाती है। अब ये अपने आप में एक फैक्ट है, प्री में आ सकता है, ठीक है। शल्य क्रिया की प्रथम जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद के शब्दों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ब्रह्मा कहलाते थे। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद करता था। मतलब यदि किसी यज्ञ में कोई बाधा आती है तो उसका विधि विधान क्या है ये बताता था, अथर्ववेद बताता था। अतः इसे, अब जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया। यहाँ पर ब्रह्म विद्या लग गया है, इसको ब्रह्मवेद कर लीजिएगा। उसके बाद जो SHRESTH और VED लिखा है, इसको ये लिखा है श्रेष्ठ वेद। तो ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद जो है वो अथर्ववेद को कहा गया। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये सारे फैक्ट मैंने अथर्ववेद में लिखे हुए हैं जो आपके पीढ़ी के काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चारों वेद खत्म होते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की कर्मकांडी व्याख्या है, अनुष्ठानिक व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि वेदों के जो कर्मकांड है, वेदों के अनुष्ठान है वो ब्राह्मण ग्रंथों में है। अब
ऋग्वेद, अब पहली ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद लिखा है हमने, ऋग्वेद वेद है और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसके सामने लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना। तो जैसे ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पहले नंबर पर लिखा है ऐतरेय, दूसरे नंबर पर लिखा है कौशितकी। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है जैमिनी। यजुर्वेद का जो है शतपथ है। अथर्ववेद का जो है वो गोपथ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडी व्याख्या है, कर्मकांडी और अनुष्ठानिक व्याख्या है वेदों की। तो ये भी 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है अरण्यक, ये लिखा है C नंबर का अरण्यक, ठीक है ना। तो हम साहित्यिक स्रोतों को पढ़ रहे हैं अभी। तो वेदों की रहस्यमयी व्याख्या से जुड़े ग्रंथ हैं। अब आरण्यक जो है वो वेदों की रहस्यमयी व्याख्या से जुड़े ग्रंथ हैं। इनको ऋषियों द्वारा जंगलों में संकलित किया गया था, जंगलों में इनको संकलित किया गया था, इसलिए इनका नाम अरण्यक पड़ा, क्योंकि अरण्य का मतलब होता है जंगल। आपने पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं आप, शब्द पढ़ते हो, तो अरण्य मतलब होता है जंगल, तो इनका नाम अरण्यक पड़ गया, ठीक है ना। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की बीच की कड़ी माना जाता है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं, अब जो अरण्यक के बाद वाली हेडिंग है वो उपनिषद की है, तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की बीच की कड़ी जो है अरण्यक है। इनकी संख्या 7 है। यह ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग के बीच की कड़ी है, ठीक है ना। तो ये आपका 3 मार्कर के हिसाब से अरण्यक हो गया। फिर उपनिषद आते हैं। तो वेदों के जो अंतिम भाग हैं जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेदों के अंतिम भाग हैं, ठीक है ना। और इनमें वेदों की दार्शनिक व्याख्या, मतलब इनमें वेदों को दर्शन से जोड़ दिया गया, वेदों की दार्शनिक व्याख्या कर दी गई है। और वेदों में जो कर्मकांड दिए गए हैं, कर्मकांड उनकी निंदा की गई। ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है उपनिषदों में। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एक डायलॉग है, आपने सुना होगा, एक वेब सीरीज में काफ़ी अहम ब्रह्मास्मि वर्ड आया था, सैक्रेड गेम्स थी वो वेब सीरीज। तो अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य की चर्चा है, तो ये सब उपनिषद में दिया हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। ब्रह्म तथा जीव की एकता पर बल दिया गया है, ठीक है। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शन का सार है। उपनिषद जो है समस्त भारतीय दर्शन का सार है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत जो हमारे हो गए। वैदिक कालीन स्रोत पढ़ रहे थे हम, वैदिक कालीन स्रोतों को हम आज डिस्क्रिप्टेड वे में पढ़ रहे हैं। अब वैदिक कालीन स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में भैया 2 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं वैदिक कालीन। सबसे पहले मिलता है गेरुआ रंगी मृदभांड, यहाँ पे मर्दभांड लिखा है, आप गेरुआ रंगी मृदभांड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और गेरुआ रंगी मृदभांड, ठीक है ना। और आपको मिलते हैं चित्र दूसरा मृदभांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेरुआ रंगी मृदभांड को। तो गेरुआ रंगी मृदभांड जो होते थे ये गेरुआ तथा लाल रंग के होते थे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो उस समय पर पाए जाते थे। एक पूरा मृदभांड कालीन इतिहास है भारत का। मृदभांड का एनालिसिस पूरा किया गया, जो हमारे कोर्स में नहीं है, यूपीएससी कोर्स में है। हम केवल इसको पुरातात्विक स्रोत के रूप में देख रहे हैं, वैदिक कालीन स्रोत में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं गेरुआ रंगी मृदभांड जो है ये गेरुआ तथा लाल रंग के थे, ठीक है ना। और 1200 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं ये भारत में। 1200 ईसा पूर्व के आसपास गेरुआ रंगी, ईसा पूर्व लिखा है यहाँ पे, आप ईसा पूर्व कर लीजिएगा, तो 1200 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं गेरुआ रंगी मृदभांड। और ये वैदिक कालीन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। जो गेरुआ रंगी मृदभांड जो हैं वो लाल रंग के थे, गेरुआ तथा लाल रंग के थे, 1200 ईसा पूर्व से मिलना चालू होते हैं। और ये वैदिक कालीन स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ठीक है ना 1500 से 1000 BC तक वैदिक कालीन सभ्यता है, मतलब ऋग्वैदिक काल चलता है। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल चलता है 1500 से 1000 BC तक। तो ये गेरुआ रंगी मृदभांड वहाँ से मिले हैं। चित्रधूसर मृदभांड हैं दूसरे। तो चित्रधूसर मृदभांड जो हैं ये भूरे रंग के थे तथा इनमें चित्र बने थे। यह 1200 ईसा पूर्व के बाद मिलते हैं। अब 1200 ईसा पूर्व के बाद ये मिलते हैं, क्योंकि और ये उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्रों से प्राप्त हुए चित्रधूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल का जो काल है आपका वो 1000 BC से 600 BC तक है। तो यहाँ पर चित्रधूसर मृदभांड मिलते हैं, आपके ऊपर पुरातात्विक स्रोत। फिर हम देखते हैं विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत हम देखते हैं तो इलियड और ओडेसी। यह इलियड और ओडेसी लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इसे हिंदी में लिख लेना है, इलियड और ओडेसी। पहले सबसे शुरुआत में भी मैंने इलियड और ओडेसी हिंदी में लिखाया हुआ है, कभी कभार हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। तो यह होमर HOMAR जो लिखा है यह होमर के द्वारा लिखे गए यूनानी महाकाव्य हैं। इलियड और ओडेसी यूनानी महाकाव्य हैं और इनसे हमें आर्यों के फैलाव की जानकारी मिलती है। अब कभी इलियड और ओडेसी 3 मार्कर में पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये प्राचीन ग्रंथ हैं, यूनानी महाकाव्य हैं, आर्यों के फैलाव की जानकारी प्राप्त होती है, होमर के द्वारा लिखे हुए हैं। तो 3 फैक्ट हो गए देखिए यहाँ पर।
अब देखते हैं हम जैन अवेस्ता। तो जैन अवेस्ता जो है यह एक ईरानी ग्रंथ है, इससे आर्यों के फैलाव की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये हमारे यहाँ पर जैन अवेस्ता के बाद में जैन अवेस्ता में देख लिया कि यह भी एक प्राचीन ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, इससे आर्यों के फैलाव की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी आपका 3 मार्कर में जैन अवेस्ता बन गया, ठीक है ना। आर्यों के फैलाव की जानकारी आप बोल देंगे, या फिर आप आर्यों के फैलाव की जगह आप लिख देंगे वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये आपका 3 मार्कर बन गया। अब हम वैदिक कालीन स्रोत हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी हेडिंग है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को हम देखेंगे कितने भागों में बांटा गया। अभी तो हमने आर्यों को पढ़ा, आर्य कौन थे, आर्य समस्या को देखा कि आर्य समस्या क्या है, फिर हमने वैदिक कालीन स्रोत देखे। अब हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला है ऋग्वैदिक काल, 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। तो सबसे पहले हमें ऋग्वैदिक काल पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, इन सब को देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्या कि ऋग्वेद की, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत करते हैं हम। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है ना। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि ऋग्वेद अकेले से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। अब ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों से बनी थी, ये इसका इंट्रो में लिख सकते हैं आप कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों से बनी थी, ठीक ना। अब दूसरी हमारी जो हेडिंग है इसमें ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान, आप पढ़ सकते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान। तो अब जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो आर्य थे वो क्या थे, सप्त सैंधव क्षेत्र जो था, सिंधु तथा उसके आसपास की जो नदियाँ थी उसको सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते थे, वहाँ तक विस्तृत थे, अफगानिस्तान और पश्चिम उत्तर भारत में, ठीक है ना। अब ये लोग गंगा दोआब वाले क्षेत्र में नहीं घुसे थे, बंगाली खाड़ी तक नहीं आए थे ये लोग। तो ऋग्वैदिक आर्यों के हम निवास स्थान को देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ था। तो ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के नदी तंत्र वाले क्षेत्रों में रहते थे। ऋग्वेद में इनकी चर्चा है जो कि निम्न है। अब ऋग्वेद में इनकी चर्चा है कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान का क्षेत्र, कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर जो आपको जो पुरानी नदियाँ हैं तो इनका जो वर्तमान नाम भी लिखा हुआ है, पुराना नाम भी लिखा हुआ है कि इनको पुराने काल में इनको क्या बोलते थे। तो ये प्री में आ सकता है, प्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों के निवास स्थान को बताइए। तो 6 मार्कर भी आ सकता है और 11 मार्कर में नहीं आएगा शायद, और आ भी सकता है। तो आप इसमें इतना लिखा गया है कि आप 11 और 6 मार्कर के हिसाब से कर देंगे इसको। तो हम देखते हैं अफगानिस्तान का क्षेत्र। तो हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में गोमती, जो वर्तमान में गोमती नदी है उसको गोमेद बोलते हैं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। फिर कुबा के आसपास रहते थे जिसको अभी वर्तमान में काबुल बोलते हैं। कुर्रम नदी जो थी, पुराना नाम था इसका, ठीक है ना। कुर्रम जो है इसका पुराना नाम था, इसको क्रमु बोलते हैं अभी वर्तमान में। और सुबस्तु को अभी वर्तमान में स्वात बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं भारत पाकिस्तान का क्षेत्र। अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया। अब हम देखते हैं भारत पाकिस्तान का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में आर्यों के निवास स्थान को आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। जो भारत पाकिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आर्यों के निवास स्थान को हम लोग आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं, अर्थात आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित थे, ठीक है ना। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। तो सप्त सैंधव जो क्षेत्र था उसके अंदर सिंधु आती थी, उससे जुड़ी नदियाँ आती थी, तो उसको सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते थे। तो इसी सप्त सैंधव क्षेत्र में ही इनका भी निवास था, हड़प्पा वासियों का भी निवास था। लेकिन सप्त सैंधव क्षेत्र ऋग्वेद में आया ये शब्द, ठीक है ना। हड़प्पा काल में इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हड़प्पा लिपि है तो उसको तो पढ़ा ही नहीं जा सका, तो वहाँ जो चीज़ें हमें मिली उनसे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद को तो पढ़ लिया गया। तो हम इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी, इसको सिंधु ही बोलते थे पहले भी, सिंधु नदी। फिर हम वो देखते हैं वितस्था नदी, इसको झेलम जो इसका वर्तमान नाम है झेलम, पहले इसको वितस्ता बोलते थे। फिर हम देखते हैं अस्किनी नदी, इसका वर्तमान नाम है चिनाब। फिर हम देखते हैं परुष्णी नदी, इसका वर्तमान नाम है रावी। फिर हम देखते हैं बिपाशा, इसका वर्तमान नाम है ब्यास। फिर हम देखते हैं शतुद्री नदी,
इसका वर्तमान नाम है सतलज। और फिर हम देखते हैं सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो सिंधु और तथा ये इसकी सहायक जो नदियाँ हैं, इनके आसपास का क्षेत्र जो है ना, ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था, 7 नदियों का क्षेत्र। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक आर्य रहते थे भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सप्त सैंधव क्षेत्र कभी 3 मार्कर में आपसे पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ सप्त सैंधव क्षेत्र के साथ साथ ऋग्वैदिक आर्य हिमालय से भी परिचित थे। उन्होंने हिमालय को हिमवंत कहा है, हिमवंत बोला है, ठीक ना। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है हिमवंत का, इसको हिमालय कहते हैं। तो उनको पता था कि हिमालय थे, लेकिन वहाँ गए नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं नोट, एक नीचे नोट डाला हुआ है मैंने, मैं देखता हूँ, देखते हैं अपन लोग। नोट में लिखा हुआ है ऋग्वैदिक आर्य विंध्य पर्वत, ये इंग्लिश में लिख गया है, हिंदी मतलब लिखी हिंदी है लेकिन इंग्लिश के अक्षर उसमें आ गए। ऋग्वैदिक आर्य विंध्य पर्वत, गंगा यमुना के मैदान, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से परिचित नहीं थे। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनको विंध्य पर्वत, गंगा यमुना के मैदान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से परिचित नहीं थे वो। तो हम अभी ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं, अभी हम उत्तर वैदिक काल में घुसे ही नहीं, अभी हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, उनको हिमालय की जानकारी थी, लेकिन उनको गंगा यमुना के मैदान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से वो परिचित नहीं थे। विंध्य पर्वत भी उनको नहीं पता था कि विंध्य पर्वत कहाँ है। अब हम देखते हैं, ये हमारा ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान समाप्त होता है। जब आपको कभी 6 मार्कर में पूछता तो आपको इंट्रो तो आप दे नहीं पाएंगे, आपको सीधा लिखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान। तो आपको अफगानिस्तान का क्षेत्र एक साइड डाल देना है, एक चार्ट बना के उसके नीचे सारी नदियों को लिख देना है। फिर भारत पाकिस्तान का क्षेत्र डाल देना है, उसके नीचे सारी नदियों को लिख देना है। और लास्ट में कंक्लूजन की जगह आप एक लाइन ये लिख सकते हैं कि इसके साथ साथ ऋग्वैदिक आर्यों को हिमालय की भी जानकारी थी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हमारी अगली हेडिंग है ऋग्वैदिक कालीन राजनीति। तो हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीति में, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीति की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक राजनीति कबीलाई मॉडल पर आधारित थी और मूलतः सरदार तंत्रात्मक थी। अब जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है राजनीति, ठीक है ना। और ऋग्वैदिक राजनीति जो थी वो कबीलाई मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर कबीला जो कबीले होते थे यहाँ पर, ठीक है ना, और कबीलों का प्रधान होता था, सरदार होता था। तो ये सरदार तंत्रात्मक मॉडल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ सरदार कबीले का प्रधान होता था, राजनीति का प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया था। अब वो राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया था सरदार, ठीक है ना। और वह राजा या राजन जैसी उपाधियाँ ग्रहण करता था। अब वो राजा और राजन जैसी उपाधियाँ ग्रहण करता था। कबीले का मुखिया था, राजनीति और प्रशासन का भी मुखिया था ऋग्वैदिक काल में जो राजा था, ठीक है। इसका पद अनुवांशिक था। अब उसका पद अनुवांशिक था लेकिन उसका शासन निरंकुश नहीं था, किंतु वह शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि उसे अपनी सत्ता के लिए सभा व समितियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सभा और समितियाँ थीं, इन पर उसको राजा को निर्भर रहना पड़ता था, तथा वह निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा ने एक बार जो ऑर्डर दे दिया वो अंतिम है। राजा ने किसी को बोल दिया फांसी भी चढ़ा दो, तो फिर वो कहीं नहीं जा सकता। जैसे कि आज किसी को फांसी मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना, एक बार गुहार लगा सकता है, राष्ट्रपति के पास लगा सकता है। लेकिन पहले ज़माने में निरंकुश शासन होता था कि निरंकुश है राजा, राजा का ऑर्डर अंतिम है, उसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता। तो निरंकुश नहीं था, उस पर सभा और समितियों का क्या था, उन पर निर्भर था, वो सभा और समितियों का उन पर कंट्रोल था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जब हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाएंगी। फिर ऋग्वैदिक प्रशासन, ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में सरदार प्रशासनिक निर्णय हेतु प्रजातांत्रिक परिषदों पर निर्भर था, जो कि 4 थी। अब जो भैया ये प्रजातांत्रिक निर्णय परिषदों पर निर्भर था, ये जब ये राजनीति व्यवस्था में जो सरदार था वो जब निर्णय लेता था कोई, तो इसको प्रजातांत्रिक परिषदों से पूछना पड़ता था। तो 4 प्रकार की प्रजातांत्रिक परिषदें थी ऋग्वेद में। तो हम इनको देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली थी सभा। तो सभा के आगे आपको डैश लगा के लिखना है कि सभा जो थी वो वृद्ध लोगों की परिषद थी। ऋग्वैदिक काल में जो कबीले के वृद्ध लोग होते थे उनकी परिषद थी सभा। ये 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। 3 मार्कर में आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। 3 मार्कर में आप कैसे लिखेंगे, आप बता सकते हैं कि सभा, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रजातांत्रिक परिषद थी, वृद्ध लोगों की परिषद थी, राजा इसकी सहायता से प्रशासनिक निर्णय लेता था। तो इस तरीके से आप सभा को 3 मार्कर में लिख देंगे। जबकि आपने सभा के बारे में केवल क्या पढ़ा है कि ये वृद्ध लोगों की परिषद थी, लेकिन आप लिख रहे हैं 3 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना कि 3 मार्कर आप लिख सकें। और आप चाहें तो सभा, समिति, विद्वद्गण, इन सब के बारे में आप और बुक्स में भी देख सकते हैं, लूसेंट वगैरह में देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 मार्कर बनाने ही है तो आप इनसे भी कर सकते हैं, ठीक।
फिर देखते हैं दूसरी थी समिति। तो कबीले का जो हर सदस्य था, प्रत्येक सदस्य समिति का सदस्य होता था। फिर थी विद्धत, यहाँ पर विद्धत लिखना है, यहाँ पर विद्युत लिख गया है तो यहाँ पर लिखना है आपको वी धा और ता, विद्धत, ठीक है ना। अब विद्धत जो था इसका स्पष्ट स्वरूप प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट स्वरूप की जानकारी नहीं होती है, लेकिन इतना पता है कि भाई ये कोई प्रजातांत्रिक परिषद थी। फिर आती है गढ़, तो गढ़ था, गढ़ के आगे डैश लगा के आपको लिखना है कुछ विद्वानों ने इसे सैनिक परिषद कहा है, कुछ विद्वानों ने इसको सैनिक परिषद कहा है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, तो गढ़ को प्रायः सैनिक परिषद बोला गया। ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन बनते हैं, मौर्य काल से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्री और मेंस दोनों में। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्री में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में तो आते हैं, मौर्य काल से भी आते हैं। ऋग्वैदिक प्रशासन में पिछले 2019 के मेंस में वैदिक सभ्यता से भी 3 मार्कर आया है और मौर्य वंश से भी 3 मार्कर जरूर पूछा है उसने, ठीक है ना। मौर्यकालीन तीर्थ पूछे थे, मौर्यकाल में तीर्थ, ठीक है ना। ऋग्वैदिक पंचजन पूछे थे, इनको आगे मैं लिखाऊंगा, ऋग्वैदिक पंचजन को भी लिखवाऊंगा, 2019 में लेटेस्ट 3 मार्कर आया है, ठीक है ना। तो गढ़ कुछ विद्वानों ने इसे सैनिक परिषद कहते थे, कुछ विद्वान कहते थे गढ़ सैनिक परिषद है, तो ये सैनिक परिषद थी, आपको ये याद रखना है। तो गढ़ को आप कैसे लिखोगे 3 मार्कर में, तो गढ़ को आप इस प्रकार से लिखोगे कि ये ऋग्वैदिक कालीन एक प्रमुख प्रजातांत्रिक परिषद थी। पहली लाइन हो गई गढ़ की, ये ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख प्रजातांत्रिक परिषद थी। दूसरा, यह सैनिक परिषद थी। तीसरा, यह राजा को प्रशासनिक निर्णय तथा प्रशासन में सहायता करती थी। ये देखिए आपने 3 मार्कर लिख दिया, आपको पता केवल एक ही फैक्ट है, आपको पता है केवल एक फैक्ट, ये सैनिक परिषद थी, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक प्रशासन में कुछ अधिकारियों की चर्चा मिलती है। अब ऋग्वैद काल में कुछ अधिकारी आ गए थे, ठीक है ना, धीरे धीरे प्रशासन डेवलप हो रहा था, उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः डेवलप होता है। तो जैसे सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी, ये ग्रामणी लग गया है यहाँ पे, आपको ग्रामणी कर लेना है, ठीक है ना, जो सिविल सेवा प्रशासन की देखरेख करते थे, किंतु अभी अधिकारी तंत्र विकसित नहीं था। अब कुछ अधिकारी मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, जैसे सेनानी हो गए, पुरोहित हो गए, ग्रामणी हो गए, ठीक है ना, जो सिविल सेवा प्रशासन की देखरेख करते थे, किंतु अभी अधिकारी तंत्र विकसित नहीं था, ठीक है ना। फिर ऋग्वैदिक व्यवस्था में न्याय सामान्यता सरदार, पुरोहित व ग्रामणी के सहयोग से विचार विमर्श होता था, क्योंकि अभी न्यायिक तंत्र विकसित नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में न्यायिक तंत्र भी विकसित नहीं था, कोई स्पष्ट नहीं था। जैसे अभी हमारे टाइम पे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, कोर्ट होते हैं, मौर्य काल में भी आपको कई सारे कोर्ट देखने को मिलेंगे। आपको जब आप मुग़ल काल में घुसोगे या फिर आप दिल्ली सल्तनत को जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कोर्ट देखते हैं हम, बहुत सारे विभाग देखते हैं। तो ये सब इस टाइम पे नहीं था, प्रारंभिक अवस्था में थी, यहाँ से ऋग्वैदिक काल से शुरुआत होती है इनकी, ठीक है ना। हड़प्पा के बाद में सीधे ऋग्वैदिक काल से हम देखते हैं, जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको आधे ऐतिहासिक काल नहीं बोलते, वैदिक सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में नहीं आती है ये, क्योंकि इसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसमें सरदार, पुरोहित व ग्रामीणी जो अधिकारी थे, देखिए यहाँ पे ये ग्रामीणी सही लिखा हुआ है, ये ऊपर भी आपको जो ग्राम और अलग और मणि अलग लिखा है, इसको आपको ग्रामीणी कर लेना है। तो पुरोहित व ग्रामीणी के सहयोग से विचार विमर्श होता था न्याय, ठीक है ना, तो न्याय व्यवस्था थी। और ऋग्वैदिक कालीन सैन्य तत्व, ये इंग्लिश में लिख गया, आपको समझना है, आपको समझने का काम है। तो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और वैसे इसमें समझ में आएगा, ये लिखा है इंग्लिश में लेकिन लिखी हिंदी है ये। तो ऋग्वैदिक सैन्य तंत्र, ये लिखा है सैन्य तंत्र। तो ऋग्वैदिक सैन्य व्यवस्था कबीले के लोगों से मिलकर बनी थी, कोई स्पष्ट सेना नहीं होती थी, कबीले के लोग होते थे, वही लड़ाई करते थे, ठीक है ना, वही बाहरी आक्रमण से लड़ाई करते थे, तो वही सेना होती थी, कोई स्पष्ट सेना नहीं रहती थी राजा के पास में, और जिसका नेतृत्व सरदार करता था। जो कबीले के लोगों से सेना बनती थी और सैनिक का नेतृत्व सरदार करता था। अभी कोई स्पष्ट सैनिक तंत्र विकसित नहीं था, तो ये सैन्य व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार ये ऋग्वैदिक कालीन राजनीति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हल्का सा इसमें कंक्लूजन भी देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजनीति अपने प्रारंभिक दौर में थी। तो इस प्रकार से अभी कंक्लूजन देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजनीति अपने प्रारंभिक दौर में थी। ये 11 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीति क्या थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और जो आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको भी, इन नोट्स को भी जो मैंने आपको ये इसमें यूट्यूब वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, कहीं में मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है तो आप इनको देख सकते हैं।
और साथ ही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी अब चालू कर दी है, जो 8 तारीख से टेस्ट सीरीज हम लोगों की चालू होने वाली है। और 8 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं, लिमिटेड सीटें हैं उसमें। और अभी आपको 1200 रुपये लगेंगे, 8 तारीख तक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वारी करना है तो आपको नंबर दिए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल फिर अगले लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता की या ऋग्वैदिक काल की धर्म को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है ना। धर्म को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन समाज को पढ़ेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको लेके आ जाऊँ, तो जिसमें आपका जल्दी जल्दी कोर्स ये कवर होता रहे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।